हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू चौधरी एंड वेलकम टू आवर चैनल बी स्टडीओटिक। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एमपीएससी 007 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, इस साल जून में जो आपका एग्जाम हुआ है हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी वीडियोज़ के फ्री PDF अवेलेबल होते हैं, सो जल्दी जुड़िए। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट मैसेज या इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं आप। देखो, आपके जो दिसंबर और जून में एग्जाम हुआ है उसमें जो आपका पेपर बना है वो यूनिट 1 से लेके 7 तक के बीच बना है। ठीक है, क्योंकि इग्नू के जो एग्जाम्स होते हैं ना उसमें कभी भी आपकी कंप्लीट बुक या कंप्लीट सिलेबस में से पेपर नहीं बनता है। मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 to 6 यूनिट से ही आपका पेपर बनता है। तो दिसंबर 2023 में जो पेपर हुआ है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं जून 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें आपकी यूनिट 1 से लेके 7 पूछी गई है, तो इसलिए ये हमारे लिए करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही यूनिट 8 से लेके 17 और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि इस बार 8 to 17 से आपका पेपर आ जाए। तो टाइम बहुत कम है, तो जितनी भी यूनिट्स बची हैं उन सब पर सेपरेट वीडियो तो हम नहीं इतनी जल्दी ला सकते, लेकिन हर चैप्टर से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर हम करेंगे, जिसके लिए आपकी सेपरेट वीडियो आएगी, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो एटलीस्ट आप बना के कर सकते हो। ठीक है, सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉलेज फ्रेंड्स और जो भी आपके स्टडी ग्रुप्स हैं वहाँ पे शेयर करिएगा। ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्रिटिकली असेस इंडियन सोशल मूवमेंट्स, यानी कि इंडियन सोशल मूवमेंट्स क्या है, क्यों है, कैसे हैं, वो सब देखते हैं। तो देखो, इंडियन सोशल मूवमेंट्स हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग सोसाइटी, पॉलिटिक्स एंड पॉलिसीज। ये कह रहे हैं कि जो सोशल मूवमेंट्स है ना वो हमारे समाज को, राजनीति को और नीतियों को, इन सबको क्या करते हैं, शेप देते हैं। कैसे? देखो, अगर आज के टाइम पे देखा जाए तो जो कोटा मिला हुआ है, जो रिजर्वेशन सिस्टम है, कहीं ना कहीं दलित्स के और वुमेन्स के राइट के लिए, कोटा के लिए पहले सोशल मूवमेंट्स हुए हैं, है ना। तभी तो ये जाके हमें कोटा रिजर्वेशन मिला है। तो और आज के टाइम पे संविधान में देख लो, आप कोई भी चीज़ देख लो, कोई क्राइम होता है या फिर कोई आपका फंडामेंटल राइट मिला है, इन सभी चीज़ों के लिए पहले ऑलरेडी मूवमेंट हो चुके हैं। तो जो सोशल मूवमेंट्स है ना वो हमारी सोसाइटी को, पॉलिटिक्स को और पॉलिसीज को शेप करते हैं। ठीक है, इसकी क्या स्ट्रेंथ होती है? पहला है एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, यानी many movements like Dalit and women's movement have empowered marginalized communities, giving them a voice and advocating for their rights। कि जो सोशल मूवमेंट्स होते हैं वो दलित्स हो गए, विमेन्स हो गई, या हर वो हमारे समाज का वर्ग, हर वो सेक्टर, हर वो सेक्शन जो पीछे रह गया है, उनके अधिकारों के लिए, उनकी राइट्स के लिए सोशल मूवमेंट्स किए जाते हैं, उनको एक वॉइस देने के लिए सोशल मूवमेंट्स किए जाते हैं। ठीक है, अगला है अवेयरनेस इन एजुकेशन। Social movements have raised awareness about social issues such as caste discrimination, gender inequality and environmental concern। तो ये कह रहे हैं कि सोशल मूवमेंट आपके अवेयरनेस फैलाने के लिए होते हैं, अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए होते हैं। ठीक है, जो भी अनसोशल प्रैक्टिसेस होते हैं, जैसे कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो गया जो दलित के साथ किया जाता है, जेंडर इनइक्वालिटी हो गई, एनवायरमेंटल कंसर्न हो गए, तो इन सब के लिए लोगों तक बात पहुंचाने के लिए सोशल मूवमेंट्स होते हैं। वरना हमें कैसे पता चलेगा कि समाज में कोई ऐसी भी चीज़ हो रही है जो कि अनसोशल है ना। अगला है पॉलिसी चेंजेस। तो सक्सेसफुल मूवमेंट्स हैव लेड टू सिग्निफिकेंट लेजिस्लेटिव एंड पॉलिसी चेंजेस सच एज द अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। और देखो, ये कह रहे हैं कि जो मूवमेंट सक्सेसफुल हो जाते हैं ना वो फिर हमारे पॉलिसी चेंजेस लेके आते हैं, फिर उन पर नया कानून बनता है, या जो भी कानून है उसमें कुछ रिफॉर्म होता है, ये सारी चीज़ें। अगला है यूनिटी अक्रॉस डाइवर्स ग्रुप। तो ये कह रहे हैं कि जो सोशल मूवमेंट्स होते हैं ना उनमें हर ग्रुप से, हर कम्युनिटी से लोग आते हैं और आवाज़ उठाते हैं। ठीक है, अगला है कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, नोटेबल सोशल मूवमेंट्स के एग्जाम्पल्स हैं। पहला है इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, अ मेजर मूवमेंट दैट यूनाइटेड पीपल अगेंस्ट कॉलोनियल रूल एंड इंस्पायर्ड फ्यूचर मूवमेंट। देखो, जो फ्रीडम मूवमेंट हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ, उसमें कोई पर्टिकुलर कास्ट या जेंडर या रीजन या रिलीजन के लोग नहीं थे, उसमें सब लोग थे। तो जो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट हुआ था ना वो एक मेजर मूवमेंट हुआ था, जिसमें सब लोगों ने एक साथ इकट्ठा होकर अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। अगला है दलित मूवमेंट। तो दलित मूवमेंट का एम क्या था? जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, हमारी हायरार्की है ना, वर्ण सिस्टम है ना हिंदुइज्म में, है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास, जो दलित्स और अनटचेबल्स होते हैं उनको चीज़ें अलाउ नहीं थी ना बहुत सारी,
उनको बहुत पीछे रखा जाता था, तो उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए, उनको राइट्स दिलाने के लिए दलित मूवमेंट हुआ। ऐसे विमेंस के पास बेसिक वोटिंग राइट भी नहीं था, एजुकेशन राइट नहीं था, प्रॉपर्टी राइट नहीं था, बहुत सारे राइट्स नहीं थे, तो इन सब के लिए, इनकी आवाज़ उठाने के लिए विमेंस मूवमेंट हुआ। ऐसे एनवायरमेंटल मूवमेंट हुआ, हमारे एनवायरमेंट को कंजर्व करने के लिए, जैसे चिपको मूवमेंट हुआ था, जिसमें लोगों ने क्या किया था, जो ट्री था उसको हक कर लिया था ताकि उसको ना काटा जाए। क्यों? जंगल को बचाना था, फॉरेस्ट को बचाना था, है ना, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना था। ठीक है, तो सोशल मूवमेंट्स ये थे। अगला है हाउ हैज डेमोक्रेसी इम्पैक्टेड इंडियन सोसाइटी, यानी कि जो लोकतंत्र है वो भारतीय समाज को कैसे प्रभावित करता है। देखो, डेमोक्रेसी हैज इम्पैक्टेड इंडियन सोसाइटी इन वेरियस वेज इन्फ्लुएंसिंग पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्ट्स ऑफ लाइफ। देखो, डेमोक्रेसी हमारी लाइफ को इम्पैक्ट तो बहुत करता है। इमेजिन करो अगर अभी यहाँ मोनार्की होती, राजतंत्र होता, या फिर ऑटोक्रेसी होती, एरिस्टोक्रेसी होती, पेनार्की होती, कुछ भी होती, तो क्या आज के टाइम पे हमारे पास जो राइट्स हैं, जो मतलब अधिकार हैं, जितनी हमारे पास फ्रीडम है, क्या वो मिलती? नहीं। क्या हम अपनी बात राजा के सामने रख सकते थे? शायद राजा अच्छा होता तो सुन भी लेता, लेकिन मोनार्की तो मोनार्की होती है ना, वो आपको राजा जवाब दे नहीं है, आपके लिए अकाउंटेबल नहीं है, आपने उसको नहीं बनाया। तो डेमोक्रेसी हर तरीके से हमारी लाइफ को अफेक्ट करती है, इफेक्ट डालती है। ठीक है, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होता है डेमोक्रेसी के? देखो, पहला है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। ठीक है, Democracy allows citizens to participate in decision making through voting, leading to greater representation of diverse groups and interest. कह रहे हैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, यानी डेमोक्रेसी आपको अलाउ करती है कि आप डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बन सकते हैं, या तो आप वोट डाल सकते हैं, खुद आप एज ए लीडर खड़े हो सकते हैं, या फिर और आप ब्यूरोक्रेट बन सकते हैं। ठीक है, तो डेमोक्रेसी आपको मौका देती है कि आप खुद सरकार का हिस्सा बन सकते हो। ठीक है, मतलब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो भी है उसका हिस्सा बन सकते हो। दूसरा, एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, यानी कि क्या तुमने कभी आपने मतलब कभी सुना है कि ऑटोक्रेसी या एरिस्टोक्रेसी के अंदर या ऑटोनॉमी के अंदर, डिक्टेटरशिप वगैरह होती है, इन सब के अंदर स्पेशल कोई जेंडर के लोग हों या फिर कोई स्पेशल कास्ट के लोग हों, वर्ण के लोग हों, उनके पास कोई राइट होते हैं? नहीं होते। लेकिन डेमोक्रेसी क्या करती है? मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को एम्पावर करती है। कैसे? Democracy has empowered marginalized groups such as women and lower caste by giving them a voice and the opportunity to advocate for their rights. Democracy में आपको अधिकार मिलते हैं, आपकी आवाज़ को उठाया जाता है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। ठीक है, अगला है प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी। Democratic principles promote equality among citizens, helping to challenge discriminatory practices based on caste, gender and religion. तो देखो, ये कह रहे हैं कि जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं। ठीक है, जो भी डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस है उन सबको ख़त्म करते हैं, चाहे वो आपकी कास्ट के बेस पे हो, जेंडर के बेस पे हो, या फिर रिलीजन के बेस पे हो। उसके बाद आता है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। डेमोक्रेसी हमारे जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती है ना, वरना किसी का भी मन करेगा कोई भी किसी को मार देगा, लेकिन ऐसे नहीं मार सकता ना। तो डेमोक्रेसी क्या करती है? हमारे ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। अगला है अकाउंटेबिलिटी ऑफ लीडर्स, क्योंकि हमने ही लीडर्स को चुना है तो वो हमारे प्रति जवाबदेह हैं। जो भी चीज़ें उन्होंने हमसे कही है और हमने सरकार बनाई है, चुनी है, अगर वो चीज़ें नहीं करते हैं तो हमारे पास फिर से हक है कि हम उस सरकार को गिरा भी सकते हैं। इसीलिए डेमोक्रेसी के अंदर जो लीडर्स होते हैं वो अकाउंटेबल होते हैं, इसीलिए जो बेटर गवर्नेंस है वो हो पाती है। ठीक है, अगला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो बाकी किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं मिलता है, बट डेमोक्रेसी गारंटीज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड अलाउइंग सिटीजन टू एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट विदाउट फियर ऑफ रिट्रीब्यूशन। यानी आपको यहाँ पे बिना किसी पनिशमेंट के डर के आप कुछ भी बोल सकते हो, किसी के खिलाफ बोल सकते हो, किसी भी सरकार के, प्राइम मिनिस्टर के, प्रेसिडेंट के, मंत्री के, किसी के भी आप खिलाफ बोल सकते हो। आपके पास फ्रीडम ऑफ राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी ये सारी चीज़ें इन सभी तरीक़ों से हमारी लाइफ को क्या करती है? इम्पैक्ट डालती है, इफेक्ट करती है। अब डेमोक्रेटिक सोसाइटी में कुछ चैलेंज भी आते हैं। सबसे पहला करप्शन है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस कैन बी अंडरमाइंड बाय करप्शन लीडिंग टू मिसयूज ऑफ पावर एंड रिसोर्सेज। अब भाई देखो, कुछ पावर, कुछ रिसोर्सेज दिए जाते हैं, है ना, तो उसी से क्या होता है? उसी का मिसयूज करके और करप्शन किया जाता है, जो कि काफ़ी बड़ा चैलेंज है डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर, जिसकी वजह से बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हो जाती हैं।
क्या तो गरीबी भी आ सकती है उसकी वजह से, है ना। अगला है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। सो फ्रीक्वेंट चेंजेस इन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट कैन डिसरप्ट स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट। ये कह रहे हैं कि जो भी फ्रीक्वेंट चेंजेस होते हैं ना गवर्नमेंट में, उसकी वजह से स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट रुक जाती है। देखो मान लो कि हमने जो अभी एग्जिस्टिंग में है, जो सरकार है, जो पार्टी है, उन्होंने किसी देश के साथ बहुत बड़ी कोई डील साइन करी है, ठीक है। अब अगले साल उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, कोई दूसरी सरकार आए और वो उसको रिजेक्ट कर दे तो काम तो बीच में रुक जाएगा, है ना, डील तो वो आधी रुक गई। तो ये जो फ्रीक्वेंट चेंजेस होते हैं इसकी वजह से कभी कभी इंस्टेबिलिटी हो जाती है और डेवलपमेंट भी कहीं ना कहीं रुक जाती है। अगला है इनइक्वालिटी इन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। व्हाइल डेमोक्रेसी प्रमोट्स इक्वालिटी, दोज विद मोर रिसोर्सेज ऑफन हैव ग्रेटर इन्फ्लुएंस लीडिंग टू अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन। ये कहने वाली बातें होती हैं कि सब एक समान है, सब बराबर हैं, लेकिन प्रायोरिटी हमेशा उसे दी जाती है जिसके पास ज़्यादा इन्फ्लुएंस यानी कि ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। कहने को सब बराबर है, इक्वल है, जस्ट सब जस्ट है ना, जस्टिस होता है, सब यहाँ पे सबको न्याय मिलता है, सब बराबर है। लेकिन आप भी जानते हैं कि जिसके पास ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, ज़्यादा पावर है, क्या दो पैसा है, प्रॉपर्टी है, लिंक्स हैं, है ना, उसी को प्रायोरिटी दी जाती है। अगेन ये भी करप्शन के अंदर ही आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी। रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी क्या होता है? देखो, रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी इज एन आउटकम ऑफ रैशनल चॉइस थ्योरी. It is based on the assumption that individuals' actions are motivated by goals that express their preferences. It is not possible for all individuals to get all that they want, and they must make choices within the available possibilities at a given point of time. This theory explains how social movements succeeded by effectively using resources like money, people, and organization. देखो, रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी आउटकम है किसका? रैशनल चॉइस थ्योरी। इसका मतलब है कि हर इंसान को जो चीज़ चाहिए, तो हर इंसान को हर चीज़ नहीं मिलती। तो कभी कभी ना आपको जो मतलब चीज़ें पॉसिबिलिटी यानी कि जो अवेलेबिलिटी है उसी में से कुछ एक आपको चुनना पड़ेगा। देखो ये एग्जाम्पल से समझते हैं। आप पहाड़ों पे गए हो कहीं बहुत दूर, तो वहाँ पे आपके पास दो ही ऑप्शन है, खाने में मैगी और पीने में चाय है। ना ही आप चाय पीते हो, ना ही आप मैगी खाते हो, तो वहाँ पे और तीसरी चीज़ है ही नहीं ऑप्शन। लेकिन आपको जिंदा रहने के लिए कुछ तो खाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो आपके पास अभी अवेलेबिलिटी है आपको उसी में से कुछ चूज करना पड़ेगा और आपके पास ऑप्शन है ही नहीं। तो ये होता है रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी। अब हम ये इसमें क्यों पढ़ रहे हैं? देखो, जो सोशल मूवमेंट्स होते हैं ना, ऐसे नहीं हो जाते कि 10-20 लोग आके बैठे और हो गए, नहीं। मनी चाहिए होता है, पीपल, लोग चाहिए, भीड़ चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, कुछ प्लान स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, अच्छे अच्छे लिंक होने चाहिए, तभी आपका जो मूवमेंट है वो सक्सेसफुल हो पाएगा, अदरवाइज वो एक मूवमेंट ही बन के रह जाएगा, ठीक है। पहली चीज क्या जरूरी है? रिसोर्सेज मैटर। अ मूवमेंट नीड्स रिसोर्सेज लाइक मनी, पीपल, स्किल्स एंड टूल्स टू ऑर्गेनाइज एंड सस्टेन इटसेल्फ। कह रहे हैं आप अगर एक मूवमेंट शुरू कर रहे हो ना तो रिसोर्सेज भी चाहिए। जैसे एक पूजन सामग्री होती है ना पूजा के लिए, हवन सामग्री और सारी चीजें, ऐसे ही मूवमेंट के लिए भी होते हैं। क्या? मनी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पैसे तो होने चाहिए, लोग भी होने चाहिए, स्किल्स भी होने चाहिए, टूल्स भी होने चाहिए। दूसरा लीडरशिप और ऑर्गेनाइजेशन, अच्छे लीडर्स होने चाहिए ताकि वो अच्छी भीड़ को इकट्ठा कर सकें। देखो, सोशल मूवमेंट तो बहुत सारे होते हैं लेकिन लाइमलाइट में बहुत कम आते हैं और हमें तो बहुत कम के बारे में ही पता चल पाता है जो बहुत कुछ बड़े लेवल पे हो जाते हैं। वरना ऐसे तो रोज कहीं ना एक मूवमेंट चल रहा होता है, बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हुई होती है। तो लीडरशिप और ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, ठीक है। क्योंकि जो एक अच्छा लीडर है ना वो बहुत इजीली अपने शब्दों से, अपनी बातों से, अपने पॉइंट से लोगों को गैदर कर लेगा, रिसोर्सेज को मैनेज कर लेगा। अगला, एक्सटर्नल सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि आपकी बैक होनी बहुत ज़रूरी है। किसी नेता से लिंक होना बहुत ज़रूरी है, किसी बड़े आदमी से, बिजनेसमैन से लिंक होना, आपके जेब में पैसे होना, ठीक है, कोई एनजीओ से बातचीत होना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं अगर आप अपने मूवमेंट को सच में एक अच्छे लेवल पे लेके जाना चाहते हो, कोई सक्सेसफुल मूवमेंट चाहते हो तो। सो एक्सटर्नल सपोर्ट भी ज़रूरी होता है। मूवमेंट ऑफन रिलाई ऑन आउटसाइड हेल्प लाइक डोनेशन अलायंस विद अदर ग्रुप टू गेन मोर स्ट्रेंथ। मान लो आप मूवमेंट करने बैठ गए, वहाँ पे मीडिया वाले आए, आपने उनको भगा दिया, पॉलिटिकल पार्टीज वाले आए, आपने उनको भगा दिया, बिजनेसमैन आए, उनको भगा दिया, तो आपकी बात सरकार तक पहुंचेगी कैसे?
और पहुंच भी गई तो सरकार क्यों ही एक्शन लेगी, क्योंकि पूरा देश तो नहीं जानता आप क्या कर रहे हो, किस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हो। तो रिसोर्सेज मैटर करते हैं, लीडरशिप मैटर करती है, एक्सटर्नल सपोर्ट मैटर करता है। इसके अलावा स्ट्रैटेजी और प्लानिंग होनी बहुत ज़रूरी है, वरना किसी भी दिशा में मूवमेंट जा सकता है। अभी जो किसान आंदोलन हुआ था उसके बाद वो मतलब किस दिशा में चला गया था हम सब जानते हैं। दिल्ली में जो अभी दंगे हुए थे कुछ टाइम पहले, वो भी किस दिशा में चले गए वो भी हम जानते हैं। शुरू तो मूवमेंट ही हुआ था ना वो सीएए के खिलाफ, लेकिन वो फिर रिट्स में बदल गया। तो स्ट्रैटेजी और प्लानिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करोगे। नेटवर्किंग होना बहुत ज़रूरी है, पॉलिटिकल ग्रुप्स के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कम्युनिटीज़ के साथ नेटवर्क होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका मूवमेंट बढ़ पाएगा। पार्टिसिपेशन, सो पीपल जॉइन मूवमेंट व्हेन दे सी बेनिफिट लाइक पर्सनल कनेक्शन और शेयर्ड गोल। तो लोग क्यों आपके साथ जुड़े, क्यों लोग अपना काम काज छोड़ के आपके साथ आके रोड पे बैठेंगे, है ना। या तो उनमें उनका कुछ पर्सनल फायदा दिख रहा है, और वो किसको दिख रहा है, पॉलिटिकल पार्टी को, कि अगर यहाँ पे आके उनकी बात बन गई तो अच्छा खासा उनका वोटिंग बेस बन जाएगा। और या तो वो लोग जिनके शेयर्ड गोल्स होते हैं, जैसे कि चिपको आंदोलन में, है ना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है। अगर अभी तक आपको समझ आ गया ना तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ इम्पोर्टेंट आर सोशल रिफॉर्म्स इन इंडियन कंटेक्स्ट। सोशल रिफॉर्म्स कितने ज़रूरी होते हैं। चलो, social reforms are very important in the Indian context as they aim to address inequality, improve the life of people। देखो social reforms क्यों ज़रूरी होते हैं, क्योंकि वही लोगों की ज़िंदगी सुधारने के लिए किए जाते हैं, लोगों की जो करंट जो सिचुएशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए किए जाते हैं, और इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए किए जाते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है, पहला रिडक्शन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, यानी कि जो रिफॉर्म्स होते हैं वो कास्ट, क्लास, जेंडर, रिलीजन, इन सब के बेस पर जो इनइक्वालिटीज है उनको खत्म करने के लिए होता है, राइट। रिफॉर्म हेल्प रिड्यूस इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन कास्ट, क्लास, जेंडर एंड रिलीजन, प्रमोटिंग फेयरनेस एंड जस्टिस, ताकि सबको जस्टिस मिले, फेयर तरीके से सबका ट्रीटमेंट हो और किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसलिए सोशल मूवमेंट्स होते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट, अबॉलिशिंग हार्मफुल प्रैक्टिसेस, यानी कि सोशल रिफॉर्म्स किए जाते हैं जो भी आपकी हार्मफुल प्रैक्टिसेस होते हैं उनको खत्म करने के लिए। सोशल रिफॉर्म्स हैव हेल्प अबॉलिश हार्मफुल प्रैक्टिस लाइक सती बर्निंग ऑफ विडोज, चाइल्ड मैरिज एंड अनटचेबिलिटी, मेकिंग सोसाइटी मोर ह्यूमन। समाज को इंसानों लायक बनाने के लिए सोशल मूवमेंट्स किए जाते हैं, ताकि जो कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो कि सही नहीं है उनको हटाया जाए, ठीक है। इसीलिए कुल मिला के जो सोशल मूवमेंट्स होते हैं ना, वो समाज के ऐसे वर्ग की, ऐसे सेक्शन की, ऐसे लोगों की आवाज़ उठाने के लिए किए जाते हैं जो शायद कहीं ना कहीं सक्षम नहीं है खुद के लिए आवाज़ उठाने में, या फिर जिन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है। अगला है एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, अगेन दलित और विमेंस और जो भी बाकी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं उनको ऊपर उठाने के लिए मूवमेंट्स किए जाते हैं। एजुकेशन फॉर ऑल, social reform have played a key role in promoting education for all sections of society, which is crucial for progress and empowerment। ताकि समाज में सब पढ़ सकें, सब लिख सकें, सब आगे बढ़ सकें, इसलिए मूवमेंट्स किए जाते हैं। प्रमोटिंग सोशल हार्मनी, तो जो सोशल रिफॉर्म्स होते हैं ना वो यूनिटी और हार्मनी को प्रमोट करते हैं, क्योंकि अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, इंडिया तो वैसे भी देखो डाइवर्सिटी है, राइट। तो कास्ट, रिलीजन, जेंडर, किसी ना किसी चीज़ को लेके कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। अगला है इकोनॉमिक प्रोग्रेस, अ मोर इक्वल एंड जस्ट सोसाइटी क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल लीडिंग टू बेटर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सोशल मूवमेंट्स होते हैं इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए, ताकि इक्वल और जस्ट सोसाइटी बनाई जा सके, जिससे कि सबके लिए अपॉर्चुनिटीज आए और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ओवरऑल डेवलपमेंट हो, ठीक है। एग्जाम्पल है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंश्योर करता है, ठीक है। दलित का अपलिफ्टमेंट भी उसमें किया गया है। राइट टू एजुकेशन एक्ट, कि हर कोई पढ़ेगा, चाहे लड़का हो, लड़की हो, अमीर हो, गरीब हो, ठीक है। विमेन्स राइट, सो रिफॉर्म्स लाइक हिंदू सक्सेशन एक्ट इंश्योर दैट विमेन हैव इक्वल राइट्स टू इनहेरिट प्रॉपर्टी इन समरी। सो अच्छा ये जो विमेंस राइट है, यहाँ पे भी विमेंस को प्रॉपर्टी का राइट दिलवाया गया था हिंदू सक्सेशन एक्ट में, ठीक है। तो समरी में अगर देखा जाए इन शॉर्ट में, जो सोशल रिफॉर्म्स है वो इंडिया के अंदर होने बहुत ज़रूरी हैं, जिससे कि एक फेयर, एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी बने, एक ऐसा समाज बने जिसमें सबके साथ न्याय हो रहा है, सब ग्रो कर रहे हैं, ताकि पूरा ओवरऑल इंडिया ग्रो करेगा, है ना, डेवलपमेंट होगी, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ हैज़ ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्टेड डेवलपिंग कंट्रीज। तो जो वैश्वीकरण है वो विकासशील देशों पर क्या प्रभाव डाल रहा है, ठीक है। देखो,
ग्लोबलाइजेशन हैज इम्पैक्टेड डेवलपिंग कंट्रीज इन सेवरल वेज। पहला है इकोनॉमिक ग्रोथ। Increased trade and investment have helped some developing countries grow their economies. ये कह रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हो रही है, ट्रेड बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, जिसकी वजह से कंट्रीज ग्रो हो रही हैं इकोनॉमिकली। अगला है जॉब क्रिएशन। Many companies set up factories in developing countries creating jobs though often with low wages. देखो क्या हो रहा है, जैसे एमएनसी कहीं सेटअप होती है तो वहाँ पे वो लार्ज नंबर को आपका जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। वहाँ पे वर्कर्स भी चाहिए होते हैं, क्लीनर्स भी चाहिए होते हैं, लेबर्स भी चाहिए होते हैं जो वहाँ पे काम करेंगे, वो भी चाहिए, मैनेजर चाहिए, एचआर चाहिए, एम्प्लॉयज़ चाहिए, और भी बहुत सी चीज़ें चाहिए। तो जॉब क्रिएशन तो होती है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। अब आप इजीली, अच्छा देखो, जैसे पहले तो आपको छोटी से छोटी चीज़ के लिए मार्केट जाना पड़ता था, बट अब तो 10 मिनट डिलीवरी ऐप्स आ गई हैं, है ना। 10 मिनट में आप कुछ भी मंगा सकते हो। इसके अलावा आपको कोई कपड़े चाहिए, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम चाहिए, भारी से भारी कोई चीज़, हल्की से हल्की, आप कुछ भी कहीं से भी मंगा सकते हो। आप दिल्ली में रह के जोमेटो से राजस्थान या आगरे का खाना मंगा सकते हो, है ना। तो ये सब ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही हो रहा है। आप यहाँ पे बैठे बैठे फॉरेन से कुछ भी मंगा सकते हो, ठीक है। सो ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होता है, डेवलपिंग कंट्रीज नाउ हैव ग्रेटर एक्सेस टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी विच इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन। आपको यहाँ पे बैठे बैठे पता चल रहा है कि अमेरिका में चुनाव हो रहे हैं और इसकी सरकार बन रही है ना। अगला है कल्चरल एक्सचेंज। ग्लोबलाइजेशन स्प्रेड्स कल्चर अलाउइंग पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज टू एक्सपीरियंस फॉरेन ट्रेडिशंस, आइडिया एंड प्रोडक्ट। देखो बाहर के देश, अब जो दिवाली है पूरी दुनिया में ही मनाया जाता है वो लगभग, है ना, कुछ देशों को छोड़ के पूरी दुनिया में ही सेलिब्रेट किया जाता है। तो बाहर के लोगों को कैसे पता चला हमारे कल्चर के बारे में, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। हमें कैसे पता चला बाहर के कल्चर के बारे में, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। आज के टाइम पे जो आप ये रोटी छोड़ के और पिज्ज़ा खा रहे हो, ये भी ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही है। कल्चर एक्सचेंज हुआ है, लोगों के टेस्ट एक्सचेंज हुए हैं, ठीक है। धोती कुर्ता छोड़ के जीन्स पहन रहे हो ना, ये भी ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही है। अगला है इनकम इनइक्वालिटी। सो इन सम केसेस द रिच बेनिफिट मोर फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन लीडिंग टू वाइडर गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर। हमेशा वाली बात, देखो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ना जो रिच हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उन्हें तो फ़ायदा हुआ है, बट पुअर्स को बहुत कम फ़ायदा हुआ है, ठीक है। तो बहुत जो गैप था वो और बढ़ गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एप्पल का स्टोर जैसे अब इंडिया में सेटअप हो रहा है तो बिजनेसमैन है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन जो गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास है या बहुत पुअर हैं, उनका इसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो उनकी लाइफ पहले भी ऐसी चल रही थी, अभी भी ऐसी चल रही थी, चलेगी, है ना। तो ग्लोबलाइजेशन ने जो रिच और पुअर का गैप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। अगला है डिपेंडेंसी। सम कंट्रीज बिकम टू डिपेंडेंट ऑन फॉरेन कंपनीज विच कैन हर्ट लोकल बिजनेसेस। देखो कुछ जो कंट्रीज है ना वो बाहर की कंट्रीज पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गई हैं, जिसकी वजह से खुद के जो लोकल बिजनेसमैन है वो हर्ट हुए हैं, लोकल बिजनेस को हर्ट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, जब ग्लोबलाइजेशन आया था 1990 में, तब बहुत सारे एग्रीगेरियन मूवमेंट्स हो रहे थे। एग्रेरियन मूवमेंट्स क्या होते हैं और क्यों हो रहे थे, देखो जो किसान थे वो कह रहे थे कि अगर बाहर से हम इम्पोर्ट करेंगे, है ना, कम दाम में, तो फिर हमारे जो यहाँ के स्मॉल वर्कर्स हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं, पीजेंट्स हैं, उनका क्या होगा। तो उनको प्रोटेक्शन चाहिए था, उनको लॉस चाहिए थे, उनको एमएसपी चाहिए था, ये सारी चीज़ें, इसलिए एग्रेरियन मूवमेंट्स हुए, राइट। तो इसीलिए ग्लोबलाइजेशन की वजह से डिपेंडेंसी भी आ जाती है। अगला है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। सो इट इंक्रीज इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हैज समटाइम लेड टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन डेवलपिंग नेशन। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता ही है। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, मेट्रो बन रही है, जैसे आप मान लो अगर आप दिल्ली में हो या फिर कहीं भी हो, वहाँ पे अगर देख लो मेट्रो बन रही है, आसपास की जो सर्विस रोड्स होती हैं वो तोड़ दी जाती हैं, पेड़ वेड़ हटा दिए जाते हैं, लोगों को उनके घर से हटा दिया मतलब जो झुग्गी झोपड़ी होती हैं उन्हें हटा दिया जाता है, भले कहीं और शिफ्ट करा जाए ना करा जाए। मान लो किसी ने डॉग शेल्टर बना रखा हो, है ना, वो हटा दिया जाता है। तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन तो होता है, इंसान, जानवर, पेड़ पौधे सब इम्पैक्ट होते हैं, सब पे इम्पैक्ट होता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बी स्टूडियोटिक और चैनल को शेयर कर देना।